हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए ये 11वां सेट का डिस्कशन हो रहा है। इससे पहले 10 सेट का डिस्कशन हो चुका है। जो अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं जाके ये रैंक स्टडी यूट्यूब के चैनल में जाके देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो सब वीडियो। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है। मतलब बोल रहा है कि मगध का अगर उत्थान हुआ है तो कौन से शासक इसके लिए प्रथम जो है उत्तरदायी है। तो कौन सा शासक है ये? बिंबिसार। क्यों? देखिए, मगध जो है, मगध की गद्दी पे सबसे पहले जो है कौन सा शासक बैठा था? बिंबिसार। जो कौन वंश का था? वो हर्यक वंश का था, ठीक है ना। ये हर्यक वंश का एक तरह से बिंबिसार क्या था? संस्थापक भी था। ये कब बैठा था? ये 545 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है। मगध का राजधानी उस समय कहाँ हुआ करता था? तो मगध का हुआ था राजधानी आपका राजगीर, ठीक है ना, जिसको राजगीर अभी बोलते हैं, राजगृह। और देखिए, इसको क्यों बोला जाता है, इसको जो है उत्तरदायी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब भी मगध के शासक मतलब एक गद्दी पे जब बैठा था तो ये क्या हुआ कि अंगराज को सबसे पहले जीता, ठीक है ना। अंगराज को जीतने के बाद क्या हुआ कि कौशल के राजकुमारी से, कौशला देवी से इनका विवाह हुआ, जिसके कारण उनका वहाँ का जो शासक था वो क्या किया, दहेज के रूप में इसको क्या दिया, काशी राज्य इनको दहेज के रूप में दे दिया। इससे क्या हुआ कि मगध का विस्तार होता चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बोला जाता है क्या कि मगध का एक तरह से, मगध शासक के लिए उत्थान का मतलब एक तरह से उत्तरदायी इसको माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 नंबर में बोल रहा है क्या, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट अबू में, ठीक है ना, माउंट अबू नाम याद रखिएगा। माउंट अबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा टेम्पल जो है किसने बनवाया था? तो ये जो है दिलवाड़ा टेम्पल किसने बनवाया था? ये जो था गुजरात का शासक जो थे क्या, बघेल वंश के, कौन से? विमल शाह, ठीक है ना। विमल शाह ने क्या किया था कि वो अपने 2 मंत्री को भेजा था। कौन सा मंत्री था उनका? मंत्री था तेजपाल और वास्तुपाल। तो ये 2 मंत्री मिलके ही वहाँ पे क्या बनाया था, दिलवाड़ा टेम्पल। तो देखिए क्या, एक तो था आपका तेजपाल और दूसरा था वास्तुपाल। तो देखिए तेजपाल यहाँ पे है, ये वास्तुपाल है। देखिए महेंद्रपाल है, ये तो है नहीं। अब महिपाल है, नहीं है। राज्यपाल नहीं है, तेजपाल, ठीक है ना। और एक कौन था? वास्तुपाल, ठीक है ना, वास्तुपाल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। 2 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 3 नंबर में बोल रहा है क्या, मनियरों का राजकुमार किसने कहा, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है मतलब कि वो सिक्कों के लेके बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, बहुत तरह के सिक्कों को निकाला था चलाने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि सांकेतिक सिक्कों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था। तो क्या होता है कि मनियरों के राजकुमार, इसका मतलब क्या होता है कि धनवानों का राजकुमार, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, मनियरों का राजकुमार का मतलब होता है धनवानों के राजकुमार। मतलब कि सिक्कों का इतना प्रयोग किया ना, इसलिए क्या है कि एक विदेशी जो थे उनका नाम था एडवर्ड टॉमस, ठीक है ना। तो टॉमस क्या कहते थे, एडवर्ड टॉमस, उनको एक क्या बोले कि सिक्कों का इतना ज़्यादा प्रयोग करने के कारण इनको बोला गया क्या, मनियरों का राजकुमार, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, किसने किया था? तो देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद जो था वो अकबर ने करवाया था। करवाया किसने था? अकबर ने, ठीक है ना। और किसने किया था? तो ये आपका वदायूनी ने, ठीक है ना, वदायूनी। ये जो था क्या था, वदायूनी जो है अकबर का फारसी में मतलब कि जो महाभारत था उसका फारसी में रूपांतरण किया था। और इसका फारसी में नाम क्या दिया गया? रज्मनामा, ठीक है ना, रज्मनामा। जैसे हम लोग अभी महाभारत बोलते हैं ना, तो फारसी में इसको रज्मनामा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? तो वदायूनी का, ठीक है ना, वदायूनी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से वो दवा के क्षेत्र में काम नहीं किए। देखिए धन्वंतरी का नाम आता है कि दवा के क्षेत्र में, ठीक है ना। देखिए क्या है, भास्कराचार्य का नहीं आता है, भास्कराचार्य का। देखिए चरक का भी आता है, सुसंत का भी आता है। तो इसका मतलब क्या है, भास्कराचार्य जो थे वो
मतलब कि दवा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं थे। ये क्या थे, ये गणितज्ञ थे, ठीक है ना, गणितज्ञ थे। और इन्होंने गणितज्ञ में एक पुस्तक भी लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था इनका, लीलावती, ठीक है ना, लीलावती पुस्तक था जो गणित के ऊपर थी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, आंसर बी, भास्कराचार्य। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 6 नंबर को छोटा कर देते हैं। हाँ, 6 नंबर में बोल रहा है क्या कि सूफी संतों का मिलान जो है सिलसिलेवार ढंग से कीजिए। तो ये सूफी संत का नाम दिया है, इधर उनका क्या है, संप्रदाय दिया हुआ है, ठीक है ना, संप्रदाय दिया हुआ है। बोल रहा है क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन, देखिए निजामुद्दीन औलिया, ये क्या था, चिश्तिक थे, समझे, ये चिश्तिया थे। तो इसका मतलब ए का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे चिश्ती होता है ना, वही चिश्तिक थे, ये मतलब संप्रदाय के। तो ए का क्या हो जाएगा, 3, तो ए का 3 देखिए बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का 3। उसके बाद मतलब देखिए क्या है, हाँ क्या बोला 7 नंबर का, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़, ठीक है ना, रोपड़ में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, रंजीत सिंह का। तो वो रोपड़ पहले पड़ता कहाँ है, रोपड़ पड़ता है पंजाब में आपका, ठीक है ना, इसलिए रोपड़ यूनिवर्सिटी भी जानते होंगे कि पंजाब में है। रंजीत सिंह जो है कहाँ के शासक थे, रंजीत सिंह जो है कहाँ आपका, पंजाब के शासक थे। और ये जो शासक थे इनका जो है किससे था, सिख समुदाय से था, ठीक है ना, सिख समुदाय से। और देखिए बोला गया कि किसने जो है इनका एक तरह से क्या किया, मतलब कि स्वागत किया था, तो वो आपका विलियम बेंटिक था। कब किया था, 1831 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए बोल रहा है क्या, नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसको बोला जाता है। तो नए भारत का पैगंबर किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय। क्यों, बहुत ज़्यादा ये समाज सुधारक थे। क्यों, देखिए ये जो थे आपको पता होगा कि सती प्रथा जो है इन्होंने ही ख़त्म किया था। तो इसमें क्या होता था कि मतलब अगर कोई मतलब कि किसी का अगर मतलब पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में वो मतलब एक तरह से जलना होता था, ठीक है ना, उस प्रथा को ख़त्म किया गया था। तो इसलिए इनको बोला जाता है क्या, नव भारत का पैगंबर। और इनको और भी चीज़ से बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो है कौन है, राजा राम मोहन राय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या वापस वेदों की ओर लौटो, ये आह्वान किसने दिए थे। तो ये जो है जानते हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, जो कि क्या किए थे, आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है ना, आर्य समाज के संस्थापक भी, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका बी, 9 का बी। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह था वो राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने, मतलब ब्रिटिश ही था, वो स्वीकार किया था। तो कौन था, ये आपका डिजरेली था। डिजरेली कौन था, जैसे कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहाँ पे जो शासन होता था तो वहाँ पे जो विपक्ष पार्टी, जैसे यहाँ पे विपक्ष पार्टी अभी कांग्रेस कैसे है, तो उस समय वहाँ के जो विपक्ष पार्टी के एक नेता थे क्या, डिजरेली, उन्होंने बोला था क्या कि 1857 का विद्रोह जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में मतलब एक तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इस बात को उन्होंने क्या किया, संकेत में लाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए उसके बाद 11 में क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था। तो अंग्रेजों के क्या था, रेलवे उद्देश्य शुरू करने का एक ही उद्देश्य था क्या, कि दूर दूर तक जहाँ पे लोग हैं वहाँ तक जो है प्रशासन पहुँचे, ठीक है ना, ताकि कंट्रोल कर सकें उसको। और जहाँ जहाँ जो जो खनिज है उसको क्या करें हम लोग, जो भी समुद्र के किनारे वाले मतलब कि तट है वहाँ पे हम लोग बंदरगाह पे दें, ताकि वहाँ से फिर इंग्लैंड वो सब सामान जा सके। तो ये सब अपने मतलब फ़ायदा के लिए किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला बोला है कि भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो गलत है। बोल रहा है ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासन नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। आपका आंसर 11 का बी। 12 का बोल रहा है क्या, 1927 में ब्रिसेल्स जिसकी किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, ठीक है ना। ब्रिसेल्स में बोल रहा है क्या, दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उससे कौन भाग लिया था।
मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतलब कौन भाग लेने के लिए गया था? वहाँ दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस हुई थी, एक बैठक हुई थी, तो उसमें कौन लेने के लिए गया था? तो उसमें जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू। इसका बात क्या है देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये कब हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना? ये आप जानते हैं कि 1906 ईस्वी में हुआ था। और ये स्थापन मतलब कि किनके नेतृत्व में हुआ था ये स्थापना? ये जो है आगा खां और सलीमुल्लाह खान, दो थे, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा दोनों होगा, क्योंकि दोनों के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ मौलाना अहमद अली है, गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना है, गलत है। आगा खां होगा। ठीक है ना, देखिए आगा खां, सलीमुल्लाह नहीं है ना, क्योंकि जब आगा खां रहेगा सलीमुल्लाह नहीं रहेगा, तो इसलिए दोनों सही है। ठीक है ना, एक तो आगा खां आपका हो जाएगा, एक जो है सलीमुल्लाह। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? सी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो कौन सा है? तो जानते हैं कि अरावली की भूमि जो है कहाँ पे पड़ता है? अरावली की भूमि जो है राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है। ठीक है ना, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, हरियाणा एक और है हरियाणा। ये 4 स्टेट में क्या है, अरावली की पहाड़ी पड़ती है। तो इसीलिए जो है अरावली की पहाड़ी कहाँ पे नहीं पड़ेगी? जो है तेलंगाना पठार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि यहाँ बोला नहीं है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा अरावली। कहाँ? अरावली हो जाएगा। 15 का देखिए क्या बोल रहा है कि नाग जो है, नाग तिवा और महाभारत पर्वत की मालाएं जो है किसमें शामिल है? मतलब ये दोनों जो है पर्वतमाला है, किसमें शामिल है? तो आप देखे थे कि पर्वतमाला जो है कितना हम लोग 3 भाग में बांटे थे। इसमें जो है बृहद था, इसमें मध्य था, इसमें जो है निम्न और भी मतलब बाह्य था। तो क्या बोला जाता है कि ये किस में बांटा गया? तो इसको जो है ना, इसको मध्य में बांटा गया है। तो मध्य में क्या है, देखिए मध्य तो यहाँ है ना, इसीलिए इसको क्या हो, निम्न। ठीक है ना, निम्न हिमालय में बांटा गया है। और ये आपको पड़ता कहाँ है? ये जैसे कि आप नेपाल से लेके आप समझ जाइए कि असम तक। ठीक है, नेपाल से असम तक ये फैला हुआ है। ठीक है ना, ये पर्वत श्रेणी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न, सी। उसके बाद बोल रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है, संगम मतलब किस स्थान पे होता है? किस स्थान पे होता है? तो जानते हैं कि देवप्रयाग में होता है। इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है, यहाँ देवप्रयाग है। इस देवप्रयाग में दोनों मिलके फिर गंगा निकलती है। तो यहाँ से नाम क्या हो जाता है इसका? गंगा। तो बोला जाएगा गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवप्रयाग, क्योंकि देवप्रयाग से ही गंगा नाम हुआ। उसके पहले तो दोनों का नाम अलग अलग है। देखिए उसके पहले इसका नाम है भागीरथी और इसका नाम है अलकनंदा। ठीक है ना, तो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, देवप्रयाग। उसके बाद बोल रहा है, कहते हैं केरल की मौन घाटी। मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली। ठीक है ना, साइलेंट वैली नाम सुने होंगे, नेशनल पार्क भी है। साइलेंट वैली बोल रहा है कि किस लिए फेमस है? यहाँ क्या आंसर देखिए क्या है? एकमात्र सदाबहार वन है, जो कि गलत है। क्या बोल रहा है? क्या महंगी इमारती जो है यहाँ पे लकड़ी मिलती है, पिकनिक के लिए अच्छा जगह है? नहीं। देखिए पादपों और प्राणियों के दुर्लभ जो है जाति यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका बहुत सारा डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, मतलब कि जैविक भिन्नता इतना ज़्यादा यहाँ प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा एक तरह से इसको महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, केरला का साइलेंट वैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, डी है आंसर। उसके बाद भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा है क्या, उसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो स्थापना सबसे पहले कहाँ इसका कहाँ हुआ था? नीलगिरी। ये कब हुआ था? ये आपका 1986 में हुआ था। ठीक है ना, और ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 3 स्टेट मतलब कि 3 राज्य से मिलता है। कौन कौन? देखिए दक्षिण का पहले राज्य जानिए। दक्षिण में यहाँ पे आपको केरला पड़ता है, यहाँ पे आपको तमिलनाडु पड़ता है, यहाँ पे आपका कर्नाटक पड़ता है। तो ये जो नीलगिरी है यहाँ पे है। ठीक है ना, ये तीनों राज्य में पड़ता है। तो इसलिए ये जो है अगर बोला जाएगा कि नीलगिरी जो है कहाँ पड़ता है, तो तीनों राज्य में पड़ता है। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन है? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो गया? नीलगिरी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भारत में एक ढलानदार पर्वत भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
मतलब वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ निम्न प्रकार में किस प्रकार का फसल जो है बढ़िया मतलब खेती हो सकता है। तो किससे होता है, हम जानते हैं कि चाय का खेती जो होता है हमेशा ढलान होता है। क्यों, क्योंकि पानी जो है रुके नहीं, वो पानी जो है हमेशा बह के निकल जाए। तो इसके किसके लिए होता है, ये चाय के लिए, ठीक है ना। ढलान नुमा जो खेती किसके लिए है, चाय के लिए। ये कहाँ पे होता है, ये आपका असम में पड़ता है, दार्जिलिंग है बंगाल में, वहाँ पड़ता है, ये सब खेती में होती है। फिर मुनार में हो जाता है जो कि आपका तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चाय की खेती, मतलब डी 19 का। उसके बाद देखिए क्या है 20 का। 20 में बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो कोयला का जहाँ बात आया है तो कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे होगा, झारखंड में। अगर झारखंड के बाद दूसरा नंबर पे कोई आता है तो वो होता है उड़ीसा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, ठीक है, सबसे बड़ा भंडार। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में, निम्न निम्न मिलान करें, एक जाति है एक प्रदेश है। बोल रहा है कि कौन से जाति कौन से प्रदेश में पड़ता है। देखिए यहाँ पे भील है, भील कहाँ पड़ता है आपका, मालवा में, ठीक है ना। आपका यहाँ पे थारू, थारू है, थारू आपका तराई में पड़ता है। तराई क्या होता है, पहाड़ के ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे का जो स्थल मैदानी भाग होता है उसको तराई बोलते हैं। उसके बाद बोलता है गोंड, गोंड आपका कहाँ पड़ता है, गोंड आपका बस्तर में पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है ये बस्तर, ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद टोंडा, टोंडा कहाँ पड़ता है, नीलगिरी में। तो आप मिलाइएगा तो मतलब क्या हो गया, 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, तो मतलब एक आंसर हो गया, ठीक है, 21 का 1। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, फसल का अपवर्तन, ठीक है, सॉरी फसल का आवर्तन जो है क्यों अनिवार्य है। मतलब कि फसल जो है बदल बदल के लगाना क्यों जरूरी है। मतलब इसको अगर समझिए तो फसल चक्र, ठीक है ना। मतलब कि फसल चक्र जो है क्यों जरूरी है। तो फसल चक्र क्यों, फसल चक्र पहले होता क्या है कि 2 धान्य फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाना ही फसल चक्र होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है उस मिट्टी का उर्वरक जो है, उर्वरक क्षमता वो हमेशा क्या हो, बने रहे और बढ़े। तो इसमें क्या है, मिट्टी का उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित क्या है, निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग, बहुत ज़्यादा प्रयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट पत्थर का यूज करते हैं। तो वो पत्थर जो है कहाँ, कौन सा पत्थर है, तो ये जो है अग्नेय पत्थर है। अग्नेय पत्थर किसको बोलते हैं, अग्नेय पत्थर बोलते हैं कि जो है जैसे ज्वालामुखी फटती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, मैग्मा जो निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है ना। वो लावा क्या होता है, वो लावा जो है बहुत ज़्यादा आग का गोला होता है। तो ये गोला जब सूख मतलब कि एक तरह से ठंडा होता है ना, तो वही ठंडा क्या कहलाता है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो एक जो है अग्नेय, मतलब ये आग है, आग है ना, तो आग से बना है इसीलिए अग्नेय चट्टान है, मतलब कि अग्नेय पत्थर है ये। तो ये किस तरह का है, तो आपको क्या है, सी आंसर अग्नेय, ठीक है। बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल जो है स्तर बढ़ाने से जुड़ी एक सामान्य घटना है, ठीक है ना। हिमनद अधिकतर कहाँ पाया जाता है, मतलब कि एक तरह से बर्फ कहाँ पाया जाता है। तो बर्फ हम लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, दक्षिण ध्रुव में, ठीक है ना, जो कि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा आपको बर्फ मिलता है ना। तो वहाँ पे अगर पूरा संसार का बर्फ़ देखें, पूरे संसार के बर्फ़ का 90% जो है बर्फ़ आपको कहाँ मिलता है, दक्षिण ध्रुव पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, दक्षिण ध्रुव सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलता है। उसके बाद देखिए कि मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है। मतलब मौलिक कर्तव्य हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, मतलब उसका मतलब क्यों दिया गया है, क्योंकि वो जो है क्या होता है कि अपने आदर्शों को संजोने, ठीक है ना, और अपनाने का कर्तव्य जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था, उसको हम लोग एक तरह से क्या करें, संजो के रखें, ताकि इस तरह के चीज़ फिर हम लोग जो है कभी गुलाम ना हो जाएं, ठीक है ना। कौन कौन चीज़ जो है वो सबको प्रेरित किया है वो सब हम लोग याद करें। तो मौलिक कर्तव्य का अध्ययन जो है क्या करते हैं हम लोग, कि जो भी चीज़ पुराना है उसको हम लोग याद करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। देखिए 25 का आंसर ए हो गया। 26 का क्या बोल रहा है, 26 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कहाँ से ली गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए से।
इसीलिए देखिएगा कि यूएसए में हमेशा महाभियोग जो है लगता ही रहता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लगते रहता है, महाभियोग लगते रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा के सदस्य का सेवा काल जो है कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का सेवा काल जो है 6 साल होता है, ठीक है ना। लेकिन और भी होता है क्या कि राज्यसभा का जितना सदस्य है उसका 1/3 सदस्य जो है हर एक 2 साल में सेवानिवृत्त होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, अगर इस साल अगर कोई सदस्य चुना है तो वो 6 साल रहेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है जो पहले सदस्य चुना होगा वो फिर मतलब कि इस तरह से चलते रहेगा, लेकिन जो एक बार सदस्य चुना गया वो 6 साल रहेगा, मतलब कि सेवा 6 साल चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा, मतलब कि अगर राज्यसभा के लिए उपसभापति चुनना हो तो किसको चुना जाएगा। बोला है किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के पात्र हो। तो पात्र होने का मतलब क्या है कि आपका जो है 30 साल हो, तो 30 साल तो कोई भी व्यक्ति है, तो इसका मतलब राज्यसभा का सदस्य तो नहीं हो सकता है, इसका गलत है। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, बिल्कुल जो उस सदस्य होगा उसी को तो उपाध्यक्ष चुना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। उसके बाद देखिए 28 हो गया, 28 का भी देखिए 29 में क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है क्या मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार जो है किसने दिया था। तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार जो है रेमसे मयूर दिया था, रेमसे मयूर, ठीक है ना, रेमसे मयूर। क्या बोला था, इनके अनुसार क्या था कि अगर कोई सरकार बन जाता है, मान लीजिए कोई पार्टी जो है बहुमत आ गई, वो जीत गई, तो पार्टी बहुमत के कारण क्या होता है कि सरकार जो है सब कुछ करने की स्थिति में आ जाता है, मतलब कोई भी चीज़ वो कर सकता है, इतना उसके पास पावर होता है कि कोई भी चीज़ कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से तानाशाही है। उसी को उन्होंने क्या दिया था, एक तरह का नाम दिया था, क्या, मंत्रिमंडलीय तानाशाही, ठीक है, जो सरकार के लिए बोला गया था। ये कौन था, ये जो था आपका रेमसे मयूर था, जो आंसर बी है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, मतलब कौन से अधिकार प्राप्त है। देखिए मूल अधिकार तो प्राप्त है ही भाई, परामर्श अधिकार जो कि राष्ट्रपति को देता है, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ता है कि उच्चतम न्यायालय को, तो राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। उसके बाद देखिए मूल, अपीली और परामर्श, ये तीनों देखिए तीनों अब साथ में आ गए, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। मूल क्या होता है, जैसे कि मूल अधिकार क्या है कि जैसे दो राज्य के बीच में अगर किसी तरह का मतलब एक तरह से विवाद हो गया, वाद विवाद हो गया, तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है एक जो है स्वतंत्र संस्था है, ठीक है ना, उस पर किसी का जोर नहीं चलता है, वो सिर्फ जो है जो संविधान है उसी को मानता है। तो अगर किसी राष्ट्रपति को अगर किसी तरह का परामर्श देना होगा तो उच्च न्यायालय देता है। तो इस तरह का मतलब उसका क्या है, क्या प्राप्त है, तो उसका है आंसर सी आपका कि मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र उसका आता है। अब देखिए उसके बाद दिया है 31 नंबर में क्या बोल रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से 18 साल कर दिया। पहले क्या था कि मतदान की आयु जो है आपका 21 साल ही रहता था, तो इसे घटा के क्या किया, 18 साल कर दिया गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा संशोधन था, तो ये संशोधन आपका था 61वां संशोधन। ये कब हुआ था, ये जो है आपका 1989 में हुआ था, ठीक है ना, मतलब 1989 में हुआ था ये संशोधन। इस संशोधन के पहले जो है 21 साल में वोट देना होता था, लेकिन अब जो है 18 साल में ही आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है ना। तो आंसर क्या हो गया, ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसको नए राज्य बनाने एवं वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है, किसको है, तो वो संसद को है। कोई भी जैसे नया राज्य, जैसे बिहार झारखंड बना है, तो ये बनाने का अधिकार किसको है, सेंटर को, तो मतलब संसद जो है संसद बना दिया, ठीक है। संसद कहने का मतलब क्या है कि इसमें सब आ गया, राष्ट्रपति आ गया, राज्यसभा आ गया, लोकसभा आ गया, तीनों आ गया, तीनों मिला के संसद बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि शक्ति का विकेंद्रीयकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था। मतलब गांधी जी जो है शक्ति का विकेंद्रीयकरण पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। इसका क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शक्ति का जब विकेंद्रीयकरण होगा ना, तो उसमें लोकतंत्र में लोग की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। ऐसे क्या होगा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण अगर नहीं करते हैं, मतलब कि एक ही आदमी अगर सब चीज़ सोचेगा कि हम कर दें, तो उसमें दिक्कत हो जाता है, फिर लोग जो है बैठ जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा।
तो इसमें इसलिए क्या किया गया, तो 3 तरह का सरकार बना। एक सरकार क्या है आपका केंद्र सरकार, ठीक है ना, एक तो केंद्र सरकार बना, उसके बाद एक राज्य सरकार बना, उसके बाद एक जो है आपका पंचायती राज बना, ठीक है ना, आपका पंचायती राज बना, जो कि पंच मतलब देखते हैं गांव में होता है, पंच होता है, ग्राम पंच होता है, तो पंचायती राज अपना वो संभालता है, फिर राज्य को संभालने वाला होता है, फिर देश को संभालने वाला, सबका अपना अपना बटा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या है, तो सीटीबीटी एक क्या है, एक संस्था है जो बोलता है क्या कि अगर आप जो है जो भी प्रतिबंधित चीज़ है, ठीक है ना, उसका आप जो है निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एटम बम है, ठीक है ना, जैसे परमाणु शस्त्र बनाना है हमको, तो परमाणु शस्त्र अगर प्रतिबंधित है तो उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, सीटीबीटी ये बोलता है, ठीक है। तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, मतलब कि जो चीज़ पे रोक लगा दिया गया वो चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो बोल रहा है क्या, ये किस में उपयोग होता है, तो ये जो है शास्त्र नियंत्रण में, मतलब शस्त्र जो है, जैसे कि डिफेंस हम लोग चीज़ बनाते हैं जैसे सेना के लिए, उसमें नियंत्रण करता है ये। तो इसमें जो है इंडिया साइन अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि जो है अमेरिका लोग क्या किया, बहुत पहले जो है जितना हो सकता है कि उतना बम मिसाइल सब बना लिया, अब जो सोचता है कि पूरा मतलब वर्ल्ड जो है, संसार जो है, इस पे साइन करके मतलब कि बनाना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ये ट्रीटी जो है एक तरह से संस्था है जो कि मतलब कि खतरनाक जो है विस्फोटक चीज़ बनाने से रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए। उसके बाद देखिए क्या, संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है कब अपनाया था, तो राष्ट्रगान क्या था, जनगण मन, कौन लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। ये जो है कब अपनाया गया था, तो जो हम लोग का संविधान जब लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले, तो संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, तो 2 दिन पहले क्या हो गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, राष्ट्रगान के रूप में मतलब लागू किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 35 का सी। उसके बाद बोल रहा है कि जो खर्चा कर दिया गया है और वो वसूली ना हो सके, मान लीजिए कि आप खर्चा कर दिए और उसका वसूली ना हो सके, मतलब किसी को आप दे दिए पैसा, उसका वसूली ना कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगमन, ठीक है ना, निमग बोलते हैं, निमग लायत। लेकिन अगर यही चीज़ कोई खर्चा करता है और उसका जो है वसूली भी कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती, ठीक है ना, परिवर्ती लागत। तो ये दोनों एक अपोजिट है एक दूसरे का, मतलब विपरीत है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि खर्चा हुआ चीज़ों को वापस ले आता है, और इसमें क्या होता है, निमग्न ने इसमें होता है क्या, आपका जो खर्चा किए हैं वो चीज़ वसूली नहीं हो पाता, मतलब कि अगर किसी को दिए हैं तो वो चीज़ आपको वसूल के नहीं आ पाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। उसके बाद बोल रहा है कि किसी उत्पाद की वह मांग जो वह अपने लिए चाहता है, मतलब मान लीजिए कि अगर सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिलिका चाहिए, एलुमिना चाहिए, मतलब ये सब चाहिए। तो ये सीमेंट बनाने के लिए चाहिए, तो ये इसका मतलब सीमेंट का मांग क्या है, ये चीज़। तो सीमेंट अपने लिए इस चीज़ का मांग कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस मांग को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, ठीक है ना, व्युत्पन्न मांग। क्योंकि व्युत्पन्न मांग बोलता है क्या है कि जैसे उत्पाद के साधनों की मांग जो है व्युत्पन्न मांग होती है, जैसे कि उत्पाद के लिए जो मतलब साधन दिया जाता है, एक तरह से जो उस बनाने में ज़रूरत पड़ता है उसको अगर आप जुटा के देते हैं तो वही क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मांग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो जानते हैं क्या कि आरबीआई 2 तरह का एक तरह लगाता है, नियंत्रण लगाता है, एक तो जो आपका मतलब गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। तो देखिए यहाँ मात्रात्मक का बात बोला है, वो बोला है कि नहीं है, तो इसका मतलब गुणात्मक। मात्रात्मक में आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो दर होता है आपका, जैसे बैंक दर होता है, ठीक है ना, किसी से कितना आपको बाज़ार में पैसा किस दर से देना है वो होता है। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है कि इसमें नैतिकता का बात किया जाता है, ठीक है, नैतिक दबाव का होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ परिणात्मक मतलब मात्रात्मक नहीं है, तो वो आंसर यह हो जाएगा
नैतिक दबाव, ये पिछले वीडियो में भी कराया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधि है, ठीक है ना। एक तो आपका उत्पाद विधि हो जाता है, एक आपका आय विधि हो जाता है, एक आपका व्यय विधि हो जाता है। तो देखिए यहाँ उत्पाद विधि में क्या होता है कि उत्पाद जब करते हैं तो आपका जब मूल्य उसका वर्धित होता है, मूल्य बढ़ता है, तो ये तो है। उसके बाद जो है आय विधि तो है, व्यय विधि है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ निवेश विधि। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, जो आय मापन के लिए नहीं होता है तो निवेश विधि। तो यहाँ 39 का क्या हो गया आपका सी। उसके बाद देखिए क्या 40 में बोल रहा है क्या कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना, भारत का अगर आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग कर रहे हैं तो बोल रहा है प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित करता है, कौन करता है, जानते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है तो यहाँ का जो आर्थिक मामले का मंत्री होगा वही करेगा। तो आर्थिक मामले का मंत्री कौन होता है, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री जो है इसका करता है, ठीक है। और अभी वित्त मंत्री कौन है, जो है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 40 का सी, वित्त मंत्री। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मद विकासात्मक है। मद मतलब खर्चा, जो हम लोग खर्चा करते हैं। जैसे मान लिया कोई चीज़ खर्चा अगर सरकार कर रही है तो कौन सा खर्चा विकासात्मक है, मतलब कि वो उससे सरकार को एक तरह से आर्थिक वृद्धि और विकास मतलब के लिए आवश्यक है, मतलब वो करना। तो कौन सा है, जैसे हम लोग का सिंचाई, जैसे सिंचाई कीजिएगा तो क्या होगा, फसल होगा तो उससे क्या होगा, सरकार को फायदा होगा, किस आर्थिक रूप से। बाकी बात कोई भी चीज़ को सरकार से, जैसे ऋण सेवाएं किसी को अगर दे रहे हैं तो उससे सरकार को फायदा नहीं, मतलब कि जितना यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्पाद लागत पर, जब उत्पाद लागत मतलब कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब जितना उत्पाद करने में लगा है, ठीक है ना, उस पर अगर हम लोग जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी कैसे होते हैं, तो उसका जीडीपी क्या होता है, मतलब कि आपका सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी, जो उसका हम लोग जब निकालते हैं मतलब फिक्स, मतलब कि अगर फिक्स करना हो तो क्या हम लोग करेंगे कि वो जीडीपी आपका उत्पाद लागत मतलब कि आपका बनाने में कितना लगा, ठीक है ना, प्लस आपका जो जितना आपको सब्सिडी दिया, मतलब कि सरकार जो है छूट दिया, वो जोड़ना है। अब माइनस करना है क्या, कि जो आप जो है कर दे रहे हैं, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप बिस्कुट खरीद रहे हैं तो बिस्कुट के दाम में वो आपका जो है कर छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है, ठीक है ना, वो कर। तो वो कर को क्या माइनस करेंगे, ठीक है ना, तब जाके आपको क्या निकलता है कि उत्पादन लागत पे आपका जीडीपी निकलता है। तो यहाँ पे देखिए कौन है, यहाँ पे देखिए जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और सब्सिडी, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग ई मदद बोलते हैं, उस मदद को जोड़कर, तो क्या होगा इसका आंसर ए, ठीक है। तो 42 का ए। अब देखिए 43 में बोल रहा है कि जब चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल को प्रदूषण कर देता है तो स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाली लागत क्या कहलाती है। तो स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाली लागत क्या कहलाती है, सामाजिक लागत। क्योंकि ये जो जोखिम होता है इसका भरपाई जो है हम लोग पूरे समाज को उठाना पड़ता है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है कल जो है स्वास्थ्य के लिए जो है आपका जो है कर बढ़ा दे, तो आपका जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। जो आपको 5 रुपया में मिल रहा है वो 5.5 रुपया में मिलेगा। अब बोलेगा कि 50 पैसा जो है हम किस पे लगा रहे हैं, स्वास्थ्य पे लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का चीज़ आया है। तो क्या है कि सामाजिक जो है लागत हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है समाज के लोगों पे मतलब भार पड़ता है एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आईओसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, मतलब कि जो इस्लाम देश है उसका एक तरह से संगठन है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। तो अब इसका देखिए कि क्या है, वो यहाँ दे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी, जो गलत है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जो कि बी सही है। और इस देखिए ये जब संगठन है तो इसका मतलब क्या है, इस संगठन में कितना देश है, ये पूरा, क्योंकि ये जो इस्लाम का ही संगठन है तो इसमें इस्लामिक देश ही है, तो इसमें जो है आपका 57 इस्लामिक देश इसमें शामिल है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है उसका मुख्यालय पड़ता है सऊदी अरबिया, मतलब कि सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका, सऊदी अरब। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कृष्ण की माता का नाम जो है देवकी थी, ठीक है ना। तो बलराम की माता का नाम क्या था, तो बलराम की माता का नाम क्या था, रोहिणी, क्योंकि जो है वासुदेव जो थे वो दूसरी शादी किससे, रोहिणी से किए थे,
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किस विकसित देश मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री है के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, मतलब कि एक तरह से वो न्यूक्लियर जो है बम नहीं बना रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं नाभिकीय कार्यक्रम, मतलब नाभिकीय मतलब कि बम वगैरह बनाना, मिसाइल बनाना, वो नहीं है। कौन है वो? जापान है। जापान देखिए विकसित भी है लेकिन इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जब आपका दूसरा जो है विश्व युद्ध हुआ था, जो आपका जो है क्या 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, ठीक है ना। तो उस विश्व युद्ध में क्या था कि जो जापान पे जब क्या हुआ, बमबारी जब हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसमें क्या हुआ था, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्षति हुआ कि उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए क्या किया कि वहाँ की सरकार मतलब कि एक तरह का मतलब कि क्या किया, फैसला लिया कि हम लोग जो है नाभिकीय कार्यक्रम में कभी भी भाग नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सी जापान। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ठीक है ना। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। जो धर्म है मनुष्य के अफीम के समान है। जैसे जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई सत्संग में एक बार जाता है तो देखते हैं कि उसको बार बार जाने का मन करता है। तो इसका मतलब क्या है, अफीम के समान है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। उसके बाद बोल रहा है कि नेशनल डिजाइन संस्था, नेशनल जो है डिजाइन संस्था जो है वो कहाँ है? तो ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है, जो गुजरात में है, ठीक है, जो गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन जो है यान भेजने वाला देश था, मतलब कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन यान भेजा था? तो वो जो आपका कौन था, यूएसएसआर, जो कि अभी रूस बोलते हैं, ठीक है ना। उस समय जो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सॉरी वहाँ पे था, उसमें उस समय जो है यूएसएसआर जो है था, क्योंकि ये जो है पूरा बट गया तब जाके अभी रूस बोलते हैं, ठीक है। सोवियत संघ उस समय बोलते थे। तो अब देखिए क्या है कि ये जो है पहले तो भेजा था, लेकिन इनका क्या नाम था, जो भेजा गया था यान, उनका क्या नाम था? उनका नाम था स्पुतनिक, ठीक है ना। इसलिए अभी देखते होंगे कि कोविड मतलब कि अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना का बोल रहा है कि रूस जो है हम वैक्सीन बना लिए हैं, और वो वैक्सीन का नाम क्या दे रहा है? स्पुतनिक, कोविड स्पुतनिक। मतलब क्या, देखिए स्पुतनिक वो पहला यान भेजा था, तो उसको यहाँ पे कोरोना में बता दिया कि कोरोना में हम सबसे पहले बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या हम लगा दिए हैं नाम, कोविड स्पुतनिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो वहाँ पे स्पुतनिक कहाँ था, यूएसएसआर का, जो कि रसिया बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गुजरात में आनंद जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जानते हैं कि गुजरात में आनंद जो है दूध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ ही क्या हुआ था, दूध क्रांति आप देखने को मिला। इसलिए बोलते हैं क्या, अगर दूध की अगर राजधानी आप मतलब कि इंडिया में अगर जानते हैं कि कहाँ है, तो आपको आनंद बोलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आनंद, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, दूध उत्पादन, ठीक है। दूध क्रांति जो हुआ था उसके लिए कौन सा क्रांति चला था? उसके लिए श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए। जैसे हरित क्रांति हम लोग कैसे फसल के लिए बोलते हैं, तो श्वेत क्रांति था दूध उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर ए। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, ताप का उत्क्रमण जो है, ताप का उत्क्रमण क्या होता है? जैसे कि क्या होता है कि आप जैसे धरती है, धरती से जैसे आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपका ताप घटते जाता है, ठीक है ना। तो ये ताप घटने का जो दर होता है, उस दर को हम लोग धनात्मक बोलते हैं। जब अब ऊपर जा रहे हैं और ताप घट रहा है तो उस दर को हम लोग धनात्मक दर बोलते हैं। तो उसी को क्या बोल रहा है कि उत्क्रमण क्या होता है, ताप का उत्क्रमण क्या होता है, तो उसमें धनात्मक ह्रास दर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका ह्रास मतलब क्या, कि आपका जो ताप है वो घट रहा है, धनात्मक मतलब क्या, कि घट रहा है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद भी घट रहा है। अब देखिए 51 का आपका ए हो गया। उसके बाद देखिए 52 में क्या बोल रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस, परिक्षेपण मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब कि एक प्रकाश को अगर किसी से हम लोग पास करवाते हैं तो वो अलग अलग रंग में हो जाता है, क्या मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण। तो वही बोल रहा है प्रकाश के प्रक्षेपण को मतलब अध्ययन करना है तो किस तरह के उपकरण का जरूरत पड़ेगा, तो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना, किस तरह का, स्पेक्ट्रोमीटर। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में क्या देखा था, आसमान को देखा था। तो कौन ने, तो ये जो है गैलीलियो ने। और टेलीस्कोप को बनाया भी था कौन, गैलीलियो ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंग निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। देखिए ध्वनि तरंग जो है किस तरह का तरंग है, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि जो आप एक लाइन में चलता है, जैसे आप यहाँ बोले वो ऐसे चलेगा एक लाइन में, ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। लेकिन जो होता है प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है, प्रकाश चलता है देखिए ऐसे, जैसे चलना इधर है लेकिन वो चलेगा ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से, मतलब हमेशा जो है लंबवत चलेगा वो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। इसीलिए हम लोग प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो वो बोल रहा है क्या देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ध्वनि तरंग में कौन घटित नहीं होता। जो भी अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें ध्रुवन जो है घटित होता है, लेकिन ध्वनि तरंग है तो बोल रहा है कि ध्वनि तरंग में ध्रुवन कभी मतलब कि उसमें घटित नहीं होता। ध्रुवन मतलब पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन मतलब अगर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पत्थर है तो प्रकाश ऐसे जाएगा, लेकिन प्रकाश क्या होता है थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो वो जो है ध्वनि में नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप दीवार दे दिए हैं तो ध्वनि रुक जाएगा, ये नहीं कि किसी और माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आप यहाँ अपेक्षिता की विशेष सिद्धांत, अपेक्षिता या सापेक्षिता इसको दोनों बोलते हैं। विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान जो है क्या होता है, तो किसी कण का द्रव्यमान जैसे जैसे उसका वेग बढ़ेगा उस तरह उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद बोलता है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने, मतलब कि पकड़ कर उसको रखा जा रहा है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल हमेशा क्या होता है कि ऊपर लगता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है ना, ये पानी है और यहाँ पे हम लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के रखे हैं, तो ये जितना पानी को विस्थापित किया, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी भी द्रव में जो कमी आता है उसमें भार में, उसके द्वारा विस्थापित जो जल होता है उसके क्या होता है, वेट, मतलब क्या, उसके जो है द्रव्यमान को जब हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर होता है, मतलब उसके भार के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको तो हम पकड़ के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, तो आप बताइए कि लकड़ी से ज़्यादा जो है घनत्व तो पानी का होगा, तो पानी का घनत्व जब ज़्यादा होगा उसमें इसका जब हम लोग आयतन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ऊपर जाने वाला फोर्स ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए क्या होता है, लकड़ी को जब हम लोग नीचे डालते हैं तो तुरंत ऊपर चलाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो है उत्प्लावन फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इसका क्या होगा कि ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, लकड़ी के भार के बराबर होगा, जो कि गलत है। लकड़ी के भार से कम होगा, गलत है। लकड़ी के भार से ज़्यादा होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जूल सबसे पहले है, तो ये तो है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर किसको बोलते हैं, न्यूटन को फोर्स बोलेंगे क्योंकि फोर्स का यूनिट है, और मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस, मतलब कि हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं एस, ठीक है। इसका मतलब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे, तो क्या हमको मिलता था, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं क्या कि कार्य क्या होता है कि जो हम लोग बल लगाते हैं और जितना दूरी तय करता है तो उसी को कार्य बोलते हैं। और कार्य का यूनिट क्या है, इकाई क्या है, जूल है। तो इसका मतलब इसका भी जूल है। तो ई देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाट जो होता है वो शक्ति का होता है। तो वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, इनटू सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कटिएगा तो यहाँ जूल आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी है। तो ये तीनों में है, लेकिन इसमें देखिए कि इसमें मिलेगा आपको, इसमें देखिए क्या है, केजी, ठीक है ना, इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, वेग, ठीक है ना, वेग होगा। और केजी मतलब मास। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग, ठीक है ना। तो संवेग का यूनिट कभी होगा आपका ऊर्जा, मतलब कि जूल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 58 में, विद्युत जो है परिष्करण, विद्युत परिष्करण जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं कि एक टब लेते हैं,
उसमें आपका दो मतलब कि एनोड कैथोड डालते हैं, और जो भी मेटल को इसमें मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि द्रव्य डालते हैं, और जो भी मेटल का शुद्धिकरण करना होता है उसको डाल देते हैं, तो वो मेटल क्या होता है आपका कैथोड पे जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहा है क्या कि इसमें विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होगा, तो इसमें कहाँ होगा, कैथोड पे एकत्रित होगा। जो भी धातु होगा हमेशा कहाँ होगा, कैथोड पे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बोल रहा है क्या बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं ना कि कम ठंडा लग रहा है तो रेगुलेटर घुमा दो, 1 2 3 4 5 नंबर पे रहता है ना, तो रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, बिजली के पंखे की स्पीड को कम करते हैं, कम बेसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद बोल रहा है क्या कि बल्ब जो है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो नाच, याद रखिए नाच, नो से न्यूट्रॉन और चो से चेडविक, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, जेम्स चेडविक ने। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया आंसर ए। अब देखिए क्या बोल रहा है क्या बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ बोलता है कि ताप जो है बराबर मतलब कि आपका स्थिर रहेगा, ताप आपका स्थिर रहेगा। तो ताप जब स्थिर रहेगा तब हम लोग का गैस का नियम क्या हो जाता है, पी वी बराबर एम आर टी। देखिए आर स्थिर है, आर तो आपका स्थिर है, एम भी स्थिर है, ताप भी स्थिर है, तो इधर पूरा स्थिर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पी जो है मतलब कि आपका दाव जो है वो आयतन के साथ किस तरह है, तो एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है क्या बॉयल्स लॉ के नियम में, तो स्थिति में किस स्थिति में बॉयल्स लॉ लागू होता है, तो किस स्थिति में लागू होता है, जब आपका तापमान निम्न हो, मतलब कि आपका जब तापमान कम हो तभी हम लोग लागू करते हैं। तो हम लोग क्या निम्न तापमान कहाँ पे है, तो देखिए बी में है ना, तो इसका मतलब तापमान निम्न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, मतलब किसके कारण जो है ग्रीन हाउस मतलब क्या है कि पृथ्वी का मतलब कि जो है ताप बढ़ जाना, सिंपल, पृथ्वी का ताप बढ़ जाना ही ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए किससे बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है ना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ लगाया करो, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाओगे तो मतलब कि पेड़ नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वातावरण में ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा तापमान बढ़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और भी चीज़ है जैसे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर दिया हुआ रहता तो जान लीजिए किसके कारण ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ता है, मतलब जिससे टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। तो एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका ओजोन O3 को क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, एक आपका होता है मीथेन आप जानते होंगे, मीथेन के कारण भी जो होता है आपका क्या होता है कि मतलब कि ताप बढ़ जाता है। एक होता है जलवाष्प, ठीक है ना, जलवाष्प भी अगर वातावरण में रहेगा तो आपका क्या होगा कि आपका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए, 63 का ए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो गैस हल्का होगा वही गैस गुब्बारे में भरा जाएगा। तो हल्का कौन गैस होता है, तो आपका है हीलियम। हल्का आपका कौन सा गैस होता है, हीलियम। तो हीलियम इसलिए गुब्बारे में भरा जाता है, इसलिए देखते होंगे गुब्बारे में जैसे भरते होंगे तैसे ही वो उड़ने लगता है, क्यों, क्योंकि वो हल्का है। ठीक है, तो आपका 64 का क्या हो जाएगा आपका सी, 64 का सी। अब देखिए 65 में क्या बोल रहा है, 65 में बोल रहा है क्या सबसे अधिक संख्या में यौगिक जो है किस तत्व का है, तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक जानते हैं कार्बन का, कार्बन का इन्फिनाइट यौगिक है। जैसे कि आप जैसे एक एग्जांपल ही देते हैं आपको, जैसे कि एल्केन पढ़े होंगे, C1H4 C2H6 C3H, मतलब कि C1 C2 C3, एक आपको एक खाली नाम बता रहे हैं, इसमें आप जो है जोड़ते चल जाइए जितना जोड़ सकते हैं, तो जोड़ते चल जाइए, सब क्या होगा अल्केन हो गया। तो कितना, एक ही में इन्फिनाइट हो गया। तो इसके पास तो ऐसा बहुत सारा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और बहुत चीज़ है। ठीक है ना, जैसे कि मतलब CO2 है, तो वो भी क्या है, कार्बन का यौगिक ही है। तो क्या बोलते हैं कि इसमें जो बोल रहा है क्या किसका यौगिक जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कार्बन। उसके बाद बोल रहा है क्या नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, तो नींबू में आपका सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, नींबू जो भी खट्टा चीज़ होगा उसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड, नारंगी में सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, ये सब में आपका सिट्रिक एसिड। अब देखिए टार्टेरिक एसिड किस में मिलता है, टार्टेरिक एसिड आपका अंगूर में मिलता है।
ठीक है। अंगूर में मिलेगा, आपका केला में मिलेगा, केला में भी देखता है थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है, केला में मिलेगा आपका। फिर इमली है, इमली में मिलेगा, ठीक है ना। अगर पूछ दिया आपको फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, फॉर्मिक एसिड आपका जो लाल चींटी होता है जिसको काटते के साथ आप देखते हैं कि एकदम पूरा एकदम अथी लहरने लगता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। आपका बिच्छा जो होता है, ठीक है ना, बिच्छा बिच्छा जो डसता है, उस बिच्छा में भी जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। और देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी आपका फॉर्मिक एसिड, मतलब जो जो चीज़ आपको काटता है और आप एक तरह से जो है मतलब लहरना शुरू हो जाता है आपको, उस सब में क्या आता है, फॉर्मिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ क्या पूछा कि नींबू में, तो नींबू में आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा मिश्र धातु, मतलब कौन कौन सा मतलब धातु मिल के बना है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जितना हम लोग अभी जो है थाली प्लेट बर्तन जितना यूज करते हैं, क्या होता है, सब स्टेनलेस स्टील ही होता है। क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, देखते होंगे पानी में रहने के बाद भी जंग नहीं लगता है। क्यों? कि उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। इसमें जो है आपका 70% लोहा होता है, 20% क्रोमियम होता है और 10% निकेल होता है। 100% हो गया। तो इन्हीं तीनों को मिल के बोलते हैं क्या, स्टेनलेस स्टील, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। नमक का क्या होता है, NaCl। नमक का क्या होता है, NaCl। तो NaCl कहाँ पे है, 2 में, तो 1 का 2। उसके बाद फिटकरी क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24 H2O। तो इसका आपका क्या हो गया, मतलब कि B का 3। तो B का 3 किस में है, 2 में है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है ना। तो ये जिप्सम हो गया। क्वार्ट का क्या होता है कि Na2SiO3 SiO2। तो इसका मतलब क्या है, देखिए C का 4, तो C का 4 कहाँ पे, एक ही दिख रहा है ना, यहाँ पे C हो गया। यहाँ पे देखिए क्या, A का 1, A का नमक का आपका 2 था, तो नमक का 2 हो गया, ठीक है ना। नमक का 2, फिटकरी का 3, ये और C का हो गया आपका जिप्सम का 4 और D का हो गया 1। तो यहाँ A होगा, ठीक है, यहाँ A होगा आंसर। आंसर क्या होगा आपका A। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि गाय के दूध में जो पीलापन होता है, ठीक है ना, वो किसके कारण होता है, वो जो है कैरोटीन के कारण होता है, याद कर लीजिए एकदम, ठीक है ना, कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है, आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण, कौन सा मतलब तत्व के मतलब प्रेजेंट होने के कारण, मतलब वर्तमान होने के कारण मिलता है, तो वो क्या होता है, बेरियम। और देखते हैं कि जब पटाखा छोड़ते हैं हम लोग, तो उसका जो चिंगारी निकलता है, तो चिंगारी किस तरह होता है आपका, लाल रंग का, तो वो किसके कारण होता है, स्ट्रोनशियम के कारण, ठीक है ना। अगर हरा रंग पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, बेरियम, ठीक है ना। अगर लाल रंग पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रोनशियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हरा पूछा है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्या कि हमारे शरीर में जो तत्व के सतह के नीचे जो है मौजूद वसा होता है, जिसको हम लोग चर्बी भी बोलते हैं आमचाल की भाषा में, उसको बोलता है कि किसके विरुद्ध जो है अवरोध का कार्य करता है, मतलब कि उसका जो है किसके काम को रोकता है, मतलब वो, तो वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के उष्मा की क्षति के विरुद्ध काम करता है। मतलब वो जो है उष्मा को निकलने नहीं देता है शरीर से, इसलिए वो गर्मी के दिन में उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा और ठंडा के दिन में भी उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा। क्यों? देखिए ठंडा के दिन में जो मोटा आदमी होगा वो ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनेगा, क्योंकि उसके पास चर्बी है, और चर्बी जो है कि शरीर से ठंडा को क्या है, निकलने दे ही नहीं, मतलब कि गर्मी जो है शरीर में वो बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब शरीर गर्म है, ठीक है ना। इसीलिए गर्म आदमी को देखिएगा ठंडा के दिन में गर्मी, मतलब कि गर्म आदमी जो मोटा आदमी होगा उसको ठंडा के दिन में देखिएगा ठंडा कम लगेगा, इसलिए वो कम कपड़ा पहनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर से उष्मा की क्षति को रोकता है, मतलब उष्मा निकलने ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 71 का आपका ए। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहा है किसी पेशीय में संकुचनशील मतलब कि वो एक तरह से क्या होता है, संकुचित भी होता है, फैलता भी है। संकुचनशीलता किस प्रोटीन के कारण होता है, तो वो आपका कौन सा प्रोटीन होता है, वो आपका एक्टिन, ठीक है ना। एक्टिन और मायोसिन, ये 2 प्रोटीन के कारण क्या होता है, मांसपेशियाँ आपका जो है फैलता है सिकुड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वयस्कों में खाली पेट में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितना होता है, मतलब 100 ml में कितना मिलीग्राम ग्लूकोज होता है, तो कितना मिलीग्राम ग्लूकोज होता है, तो उसमें जानते हैं जब खाए ही नहीं है तो ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से, तो वो अब सब कम होता है, 60 होता है, ठीक है ना, 60 मिलीग्राम पर
100 ml में होता है। अगर 100 ml आप लीजिएगा ब्लड मतलब रुधिर, तो आप में उसमें 60 ग्राम मिलेगा आपको क्या, चीनी, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। उसके बाद बोलता है क्या, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है। तो स्तनपायी आपका जो भी जीव होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि आपका क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि ही नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा अंग भी होता है। मतलब जो स्तनपायी होता है ना, उसमें सबसे बड़ा अगर अंग भी पूछेगा तो आपका जो है यकृत ही होगा, ठीक है। तो 77 का आपका 74 का आपका क्या हो गया, बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं दिखता है, मतलब 10 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ रखा हुआ है उसको साफ नहीं दिखता, तो उसका मतलब उसका किस रोग का मतलब वो शिकार है। तो वो किस रोग का शिकार है, वो निकट दृष्टि दोष। क्योंकि वो जो है निकट का चीज़ तो देख रहा है, लेकिन 10 मीटर दूर का चीज़ को नहीं देख पा रहा था। दूर का चीज़ को नहीं देखना, इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष। मतलब उसका जस्ट उल्टा, दूर का नहीं देखें तो इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष आपको है, ठीक है। और इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या, अवतल लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। 375 का क्या हो गया आपका, बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, 76 में बोल रहा है क्या, उभयचर शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो उभयचर प्राणी जानते हैं क्या, जो जल में भी रहे, वो जो थल में भी रहे। जैसे आपका मेढक हो गया, ठीक है। मेढक आपका क्या है, उभयचर प्राणी, वो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। तो इसका मतलब एक तरह से दो तरह के जीव का वो मतलब एक तरह से उसके पास गुण है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें 2 जीव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, भारत में राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहले जान लीजिए कि राष्ट्रीय प्राणी है क्या। तो राष्ट्रीय प्राणी भारत में क्या है, तो आपका टाइगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाघ, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्राणी टाइगर है, उसका टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का, तो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन ये भी जानिए कि बाघ जो है कब राष्ट्रीय जानवर बना। तो ये राष्ट्रीय जानवर आपका 1972 ईस्वी में बना। 1972 के पहले जो था भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वो क्या था, शेर था, ठीक है, जो कि लायन है, ठीक है। तो क्योंकि 1972 में ये देखा गया कि जब मतलब कि सब जगह एक तरह से गणना हुआ, तो ये पता चला क्या कि टाइगर का जनसंख्या जो है, बाघ का जनसंख्या हमेशा घटते जा रहा है। तो उसको क्या किया कि इसको एक तरह से संरक्षण देने के लिए इसे एक जो है मतलब राष्ट्रीय पशु ही बना दिया, ताकि जो है अब इसको इस पे ध्यान सबका जाए और इसको संरक्षित करे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैंथेरा टिग्रिस, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए, हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि वार्र जो है, वार्र पिंड वो किस में पाया जाता है। तो वो क्या है, एक जो है मतलब एक्स गुणसूत्र है, ठीक है ना। ये वार्र पिंड जो है एक जो है एक गुणसूत्र है। तो एक्स जो गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो लेडीज में, जानते हैं क्या, महिला में पाया जाता है। तो ये क्या है, मादा जो है, मादा का एक कोशिका है, ठीक है, मादा का एक कोशिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। उसके बाद बोल रहा है क्या, फलेरिया जो है, फलेरिया जानते हो कि जैसे कि पैर वगैरह फूल जाता है, कभी कभी देखते हैं फलेरिया हो जाता है। तो बोल रहा है कि पैदा होता है, कैसे होता है, मतलब कि किस कारण से होता है। तो वो जो होता है वुचेरिया नामक जो है, ये वुचेरिया से जो एक तरह से कृमि होता है, कृमि जैसे टेप वर्म बोलते हैं, वो कृमि से, ये वुचेरिया नाम है उसका, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेंकफॉर्टी, इसको क्या बोलते हैं, बेंको फटाई, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए हमेशा, वुचेरिया याद रखिए, ठीक है ना। वुचेरिया वर्म से होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए उसके बाद बोल रहा है क्या कि डेंगू बुखार जो है, डेंगू बुखार वो बोल रहा है कि रोगवाहक जो है कि कौन सा रोगवाहक जो है इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो डेंगू बुखार के लिए कौन सा रोगवाहक है, आप जानते होंगे कि एडीज वो जो एथी होता है, एडीज इजिप्टीज। तो ये जो है डेंगू बुखार के लिए होता है। ये क्या होता है कि आप मतलब कि आपका पूरा हड्डी में दर्द होने लगेगा, बुखार आपका रुक रुक के आएगा, बहुत सारा इसका मतलब अथी है। और आपका एक ब्लड जो होता है मतलब रुधिर प्लेटलेट, ठीक है ना, प्लेटलेट जो होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो प्लेटलेट कम कर देता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडीज इजिप्टीज, ठीक है। तो 80 का 1 हो गया। अब जो भी मतलब कि अब बचा हुआ है वो आपका मैथ का है। मैथ का जो है आपका आंसर शीट जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
ठीक है। आप जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस प्रॉब्लम को जो है फिर हम आपको डिस्कशन में शामिल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।